तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जहाँ छोड़ा था ल्यूमिनल फैक्टर्स को देखा था। तो ल्यूमिनल फैक्टर्स जब हमने देखे थे तो हम लोग में उसने दो फैक्टर देखे थे। एक तो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन थे अमीनो एसिड्स थे, वो गैस्ट्रिन को रिलीज को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और दूसरा फैक्टर देखा था, अगर पायरोलिक एंट्रम में बहुत ज़्यादा फूड आ जाए तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर भी गैस्ट्रिन का रिलीज बढ़ रहा था थ्रू स्ट्रेच रिसेप्टर थ्रू इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। यहाँ पर एक्सटेंसिव नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इंट्रिंसिकली हो रहा है। स्ट्रेस रिसेप्टर जो हमारे पायरोलिक एंट्रम में होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं एक स्टिमुलस, वो स्टिमुलस वो लेके जाते हैं म्यूसिनस प्लेक्सस के पास, और म्यूसिनस प्लेक्सस पे होते हैं हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर होते हैं, जो पैराइटल सेल पे होते हैं। पैराइटल सेल को क्या कहते हैं कि भाई आप किसका सेक्रेशन बढ़ा दीजिए, HCl का सेक्रेशन बढ़ा दीजिए, और एक्सक्रेशन बढ़ा दीजिए। तो ये हम लोग का टोटल ल्यूमिनल फैक्टर था। अब हम देख रहे हैं कि न्यूरल फैक्टर क्या है, ठीक है। तो इंक्रीज वेगल डिस्चार्ज मेडिएटेड बाय गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड GRP और बॉम्बेसिन। तो न्यूरल फैक्टर कैसे एक्ट करता है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की फिजियोलॉजी मैंने यहाँ पे एक क्वालिटी कंसेप्ट बोल के लिखा है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है और क्या इफेक्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है। तो अब एट्रोपाइन डज नॉट इनहिबिट गैस्ट्रिन रिस्पॉन्स। तो एक एट्रोपाइन ड्रग होता है जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज होता है, मतलब एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर ये फैक्टर जो गैस्ट्रिन रिलीजिंग फैक्टर है, अगर ये एसिटाइल कोलिन होता ना, GRP छोड़ के, अब बॉम्बेसिन, मतलब GRP का नाम ही बॉम्बेसिन है, गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड। अगर ये ना होता और यहाँ पर इसका एसिटाइल कोलिन होता, यहाँ पर इसका न्यूरोट्रांसमीटर, तो एट्रोपाइन गैस्ट्रिन रिलीज को अफेक्ट करता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन है, वो GRP है। तो वही कह रही है हमारी बुक, द atropine does not inhibit gastrin response to a test meal because the transmitter secreted by post ganglionic vagal fibers that innervate the G cell is GRP। तो जो पोस्ट ग्लैंडिक फाइबर है वेगल नर्व के, वो जो इनरवेट कर रहे हैं, किसको इनरवेट कर रहे हैं, जी सेल को। जी सेल रिलीज करती है गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन रिलीजिंग सेल को जो इनरवेट फाइबर कर रहे हैं, उनका न्यूरोट्रांसमीटर GRP है, ना कि एसिटाइल कोलिन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने इसको थ्योरेटिकली बनाया है बस आपके समझने के लिए, ये कहीं बुक में नहीं है, मैंने थ्योरेटिकली बताने के लिए बताया है कि कैसे स्टिमुलेटरी रिसेप्टर काम करते हैं और इनहिबिटरी रिसेप्टर काम करता है, ठीक है। तो ये स्टोमक से रिलेटेड नहीं है, न्यूरल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो न्यूरली हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर काम कैसे करता है। तो देखो, मैंने ऊपर बनाया है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और नीचे बनाया है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो अब समझो, अब हम लोग ने जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा था 12th में, तो बेसिकली हमने वहां देखा था कि एसिटाइल कोलिन निकलता है और वो अपना इफेक्ट दिखाता है नेक्स्ट न्यूरॉन में, नेक्स्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में। तो वैसे ही समझो न्यूरोट्रांसमीटर जो स्टोर्ड रहता है वेसिकल्स में, वो GRP है। और GRP एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिग्नल को आगे बढ़ाएगा, मतलब स्टिमुलस को आगे लेके जाएगा, ठीक है। और एसिटाइलिन कोलिन ऐसा एक हम लोगों ने थ्योरेटिकली माना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने थ्योरेटिकली बनाया है, ऐसा बॉडी में नहीं होता, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैंने ये बताने के लिए बताया कि कैसे काम होता है। तो एसिटाइल कोलिन ऐसा कर रहा है कि उस प्रोसेस को, उस स्टिमुलस को इनहिबिट कर रहा है। तो जब GRP आएगा तो क्या होगा, स्टिमुलस आगे कैरी होगा। और जब एसिटाइल कोलिन आएगा तो क्या होगा, स्टिमुलस कैरी नहीं होगा। तो ये कैसे होगा, तो GRP स्टिमुलरी रिसेप्टर को बाइंड करता है, कौन से, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर को बाइंड करता है, तो स्टिमुलस आगे जाता है। और एसिटाइल कोलिन किसको बाइंड कर देगा, इनहिबिटरी रिसेप्टर को बाइंड कर देगा। तो इनहिबिटरी रिसेप्टर की वजह से स्टिमुलस आगे नहीं जा पाएगा। यही कंसेप्ट तो हमारे बॉडी में होता है हर जगह। अगर समझो मुझे कोई पेन सेंसेशन हो रही है और वो सेंसेशन किसी न्यूरोट्रांसमीटर से मेरे ब्रेन यहाँ वहां भेज रहा है, जैसे मेरा हेडेक हो रहा है, तो जो जो दवा मैं खाऊंगा, जो मेडिसिन मैं खाऊंगा, वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराएगी जो इनहिबिटरी होगा, ताकि ये सेंसेशन मुझे फील ना हो और मुझे पेन बंद हो जाए। तो कितनी बड़ी बात हम लोग ने इससे समझ ली। क्या हो गया, पेन बंद हो गया, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी रिलीज करवाया किसने, जो मैंने दवा खाया। और जो पहले न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा था वो एक्साइटेटरी था, वो स्टिमुलेटरी था, तो स्टिमुलस को आगे लेके जा रहा था, इसलिए मुझे पेन फील हो रहा था।
तो ये बहुत क्वालिटी कंसेप्ट है, इसको सीख लो। मैं अब भी कह रहा हूँ, ये जो जीआरपी एसिटाइलकोलिन का मैंने एग्जांपल लिया है, ये थ्योरेटिकली है। हमारे बॉडी में जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाबा। गाबा इज द मोस्ट इनिबिटरी ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। एक गैसियस न्यूरोट्रांसमीटर आपको याद रखना है, एनओ एक होता है, नाइट्रोस ऑक्साइड। तो उसके बाद द देखो मैंने यहाँ भी लिख भी दिया, अबाउट डायग्राम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। ये बॉडी में नहीं कहीं होता है, इसको याद रखना। अब तो न्यूरल फैक्टर देख लिया, गैस्ट्रिन रिलीज का। ब्लड बॉर्न फैक्टर कैल्शियम और एपिनेफ्रिन। तो फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स में ऑब्वियसली वेगल स्टिमुलेशन वो होगा, एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, और उससे गैस्ट्रिन का वो बढ़ जाएगा। ठीक है। कैल्शियम कैसे बढ़ाता है हम वो देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी टीचर से पूछोगे तो वो शायद वो बता देगा कि कैल्शियम का रोल होता है ऐसा कोफैक्टर, मतलब कुछ रीजन दे देंगे। तो हम इसको सेल लेवल पे जाके देखेंगे कि कैल्शियम कैसे गैस्ट्रिन रिलीज को बढ़ाता है। ठीक है। तो फैक्टर्स दैट इनिबिट गैस्ट्रिन रिलीज। तो फैक्टर्स दैट इनिबिट गैस्ट्रिन रिलीज उसमें है, अब ल्यूमिनल फैक्टर हम लोग उस इंक्रीज में भी देखे थे और डिक्रीज में। तो ल्यूमिनल फैक्टर में यही है कि जो इंक्रीज ऑफ गैस्ट्रिन सेक्रीशन, इंक्रीज ऑफ एसिड सेक्रीशन, जो एसिड सेक्रीशन इंक्रीज हो गया वो खुद ही इनिबिट करेगा किसको, गैस्ट्रिन सेक्रीशन को। जो एसिड सेक्रीशन इंक्रीज हो गया वो खुद ही, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर बॉडी में नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन हर जगह है। तो नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन ही तो हो रहा है यहाँ पर कोई नई चीज तो नहीं हो रही है। तो बाय रिलीज ऑफ सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रिन सेक्रेशन इज रिड्यूस। तो एक सोमैटोस्टैटिन भी होता है, उसके रिलीज से क्या होता है, वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उससे रिलीज से गैस्ट्रिन सेक्रेशन रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो ल्यूमिनल फैक्टर थे। एक था इंक्रीज और खुद गैस्ट्रिक सेक्रेशन, एचसीएल सेक्रेशन इंक्रीज होने पे गैस्ट्रिन का सेक्रेशन सप्रेस हो रहा था। और दूसरा सोमैटोस्टैटिन अगर रिलीज ज्यादा हो जाए, रिलीज हो जाए, तो उससे गैस्ट्रिन सेक्रेशन सप्रेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसको एग्जाम में आपके पूछा भी जाएगा। तो फैक्टर्स इनिबिटिंग गैस्ट्रिन सेक्रेशन, फैक्टर इनिबिटिंग, तो उसमें एक जो फैक्टर जो उसके सेक्रेशन को बढ़ा रहे हैं, और एक फैक्टर जो उसके सेक्रेशन को कम कर रहे हैं। उसके बाद ब्लड बॉर्न फैक्टर इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें जीआईटी एंड अदर हार्मोन्स। तो जैसे एग्जांपल है सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये सब कम करेंगे किसकी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, तो गैस्ट्रिन का सेक्रेशन को कम कराएंगे। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये खुद ही नाम से बता रहा है कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कराएगा। वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड एक नया हार्मोन है, वीआईपी, मतलब नया, मतलब हमारे लिए नया, नया देखने नाम से 12th से जो आता है उसको देखने के नया। तो वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड ये भी क्या कर रहा है, इंटेस्टिनल पेप्टाइड तो ऑब्वियसली स्टोमक के सेक्रेशन को, मोटिलिटी को रोकेगा। ग्लूकागॉन और कैल्सिटोनिन, इनका भी रोल होता है किसमें, स्टोमक के गैस्ट्रिन हार्मोन को कम रिलीज कराने में, स्टोमक मोटिलिटी को कम करने में। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टोमक। अब स्टोमक का फंक्शन क्या है, तो स्टोरेज एंड मिक्सिंग फूड रिमेन्स इन स्टोमक फॉर 2 to 3 hours। ये भी वेरिएबल है, फैट रिच डाइट है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, या प्रोटीन रिच डाइट है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कितना देर स्टोमक फूड में स्टोमक रहेगा। उसके बाद स्टोमक में फूड रहेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव फंक्शन है इसका, जो प्रोटीन का हम लोगों ने एक देखा था, जो ट्रिप्सिन और फिनाइलएलानाइन का बॉन्ड टूट रहा था अदर अमीनो एसिड से। एचसीएल, होता है स्टमक में, एचसीएल बनता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो हम लोगों ने परनीशियस एनीमिया में देखा था। फूड इज रिलेटेड अ कंट्रोल स्टेडी रेट इनटू द ड्यूडेनम टू प्रोवाइड प्रॉपर टाइम फॉर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्टोरेज का फंक्शन काम कर रहा है, और ये चेक लगा रहा है कि फूड धीरे धीरे ड्यूडेनम में जाए, ताकि ड्यूडेनम वहां पर उसको डाइजेस्ट प्रॉपरली कर सके और फिर डाइजेशन हो सके। सिक्रेट्स गैस्ट्रिन इनटू ब्लड, ये कोई पॉइंट नहीं है, गैस्ट्रिन रिलीज करेगा। तो ऑब्वियसली इसके पास कौन सी सेल होती है, जी सेल होती है। तो जी सेल गैस्ट्रिन सेक्रेट करेंगे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो पैराइटल सेल पे आके एचसीएल का सेक्रेशन बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट नहीं हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है, तीनों जूस का पता होना चाहिए, गैस्ट्रिक जूस का, पैंक्रियाटिक जूस का और इंटेस्टिनल जूस का। इसका एक टेबल बना लो और साइड बाय साइड लिख लो कि कौन से जूस में क्या होता है। तो डेली सेक्रेशन 2.5 to 3 लीटर्स पर डे होता है। पीएच होता है 1 to 2, एसिडिक पीएच होता है, हमें पता है, उसमें एचसीएल होता है। रिएक्शन एसिडिक ड्यू टू एचसीएल। उसमें फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, H प्लस, मैग्नीशियम। हम देखेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कटायंस का क्या काम है। ठीक है। एंड रेट सोडियम कंसंट्रेशन इज हाई एंड H प्लस कंसंट्रेशन इज लो। तो
लो सेक्रेटरी रेट पे सोडियम कंसंट्रेशन इज हाई एंड H प्लस कंसंट्रेशन इज लो। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और अनायन का क्या काम होता है, CH माइनस CO3 माइनस HPO4 2 माइनस SO4 2 माइनस। तो इसको हम लोग क्या सोचते हैं पता है कि रट लेते हैं, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ बॉडी में यूज होगा तभी वो हमारे इंटेस्टाइन में। तो मैं एक कंसेप्ट, हमारी बुक ऐसा क्यों बोल रही है कि एट लो सेक्रेटरी रेट सोडियम कंसंट्रेशन इज हाई एंड H प्लस कंसंट्रेशन इज लो। तो समझो HCl की स्टमक में जरूरत नहीं है, प्रॉपर HCl है और उतना फैट रिच डाइट खाया है मैंने, ठीक है। तो अब मुझे ना HCl को कम करना है अपने स्टमक में। तो क्या होता है ना कि जो एक एक कंसेप्ट है सोडियम का को ट्रांसपोर्ट, मतलब सोडियम का को ट्रांसपोर्ट मतलब वाटर सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट होता है। को ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि जब हम सेल मेम्ब्रेन पे जाते हैं तो एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं। तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में दोनों में लगते हैं ये प्रोटीन्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अविद ग्रेडियंट होता है और वो होता है बहुत ज्यादा उल्टा ग्रेडियंट, मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो को ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा किसका, सोडियम का और वाटर का। तो ऐसा कहा जाता है कि जहां वाटर जाएगा वहां जहां सोडियम जाएगा वहां वाटर जाएगा, ठीक है। तो वहां मेरी बुक क्या लिख रही है, लो सेक्रेटरी रेट सोडियम कंसेंट्रेशन इज हाई एंड H प्लस कंसेंट्रेशन इज लो। तो सोडियम कंसेंट्रेशन इसलिए हाई है कि स्टमक में वाटर जा रहा है, ठीक है। सोडियम कंसेंट्रेशन इसलिए है, तो इसी वजह से हमको ज्यादा HCl की जरूरत नहीं है, तो वाटर कंटेंट बढ़ा दिया हम लोगों ने स्टमक का, ठीक है। तो एक ये कंसेप्ट था, ये की कंसेप्ट है कि वाटर goes transport with sodium, so whenever will be the sodium goes the water will go with it, ठीक है। ये कंसेप्ट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ को ट्रांसपोर्ट। तो ये इसको को ट्रांसपोर्ट को याद रखो। ये छोटी छोटी चीजें है ना, यही हमको फिजियोलॉजी समझने में मदद करती हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि करता क्या है गैस्ट्रिक जूस में, ये कंटेंट देखा हम लोग ने। तो एंजाइम उसमें होता है पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन डाइजेशन कराता है। रेनिन का काम हम लोग ने देख लिया। उसमें जिलेटिनेज होता है, लिक्विफाइड जिलेटिन प्रोटीन कंटेन इन कनेक्टिव टिश्यू। तो जिलेटिन एक प्रोटीन है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में रहता है। और फिर गैस्ट्रिक लाइपेज वीक फैट स्प्लिटिंग एंजाइम। तो ऐसा नहीं है कि फैट की स्प्लिटिंग नहीं हो सकती किसमें, हमारे स्टमक में। तो फैट की स्प्लिटिंग हो सकती है, लेकिन उसका पीएच देखो, उसका ऑप्टिमल पीएच है 4 to 4.5 और इनएक्टिव हो जाता है 2.25 से 2.5 पे। तो इससे क्या पता चलता है कि जब ज्यादा मैं फैट रिच डाइट खाऊंगा तो मेरा थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन भी होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि एट अ लो सेक्रेटरी रेट सोडियम कंटेंट ज्यादा था, H प्लस कंटेंट कम होता था। HCl कम है तो एसिडिटी कम है, तो थोड़ा बहुत ये एंजाइम वर्क कर सकता है 2.5 के ऊपर। तो थोड़ा बहुत फैट डाइजेशन भी होता है स्टमक में, इसको एक अपने दिमाग में पीछे रखना। तो लाइसोजाइम बैक्टीरियोसिडल एंजाइम इनमें होता है, यूरिएज हाइड्रोलाइज यूरिया टू प्रोड्यूस अमोनिया। ये एकदम आउटर आउटर फंक्शन है, तो थोड़े बहुत स्टमक करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। अब कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसका रीजन भी है। अब म्यूकस होता है, सोल्यूबल म्यूकस सेक्रेटेड बाय पायरोलिक एंड कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। और विजिबल म्यूकस होता है, सरफेस एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, वी हैव सीन इट, हम देख चुके हैं विजिबल म्यूकस क्या काम करता था। इंट्रिंसिक फैक्टर देखा था, वाटर देखा था, ठीक है। अब यहाँ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, लेकिन अब ये सारी चीजें स्टोमक से रिलेटेड खत्म हो गई, अब हम मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे और उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तब तक मैं ये चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो को देख के ये जो फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जो सेक्रेशंस है, जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन में क्या क्या होता है, उसको एक बार देख लें। और आगे का वीडियो देखने पे आपको और समझ में आएगा कि कौन सा सेक्रेशन क्यों निकल रहा है, वहां पे सोडियम क्यों है, वहां पे पोटेशियम क्यों है, थोड़े मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म एज सच एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हमें एज अ डॉक्टर चीजों को समझना है, चीजों को सीखना है। हम ये नहीं कह सकते कि यार वो मैकेनिज्म डिफिकल्ट है, एग्जाम में नहीं आता तो हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बाकी एग्जाम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हम लास्ट में देखेंगे कि एग्जाम में ज्यादातर क्या आता है, लेकिन पहले हम चीजों को समझ तो लें। अगर चीजों को समझ लिए तो बहुत सारी चीजें रिटेन हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर रिटेन हो गई तो हम उसमें पास हो जाएंगे, और पास भी हो जाएंगे और हमारा नॉलेज भी अच्छा खासा रहेगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि तो यहाँ तक मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। और अगर कोई क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेरी रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।